लेकिन 2-4 साल होते होते मैं मंच के लिए इतना सहज हो गया। मैंने स्कूल और कॉलेज में मिलाकर लगभग 1000 डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है। शायद 800-900 जीती भी होंगी उनमें से। इतना अनुभव मुझे उसका मिला। क्यों मिला? मेरे दोस्तों को तो नहीं मिला, मेरे स्कूल के किसी बच्चे को नहीं मिला, मुझे मिला क्योंकि मुझे पेरेंट्स ऐसे मिले। उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर ऐसा था कि मेरा IQ भी ठीक हो गया, मेरी भाषा ठीक हो गई। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मेरा बच्चा दिल्ली जाके पढ़े, मुझे सुविधाएं मिली, मेरे दोस्तों को नहीं मिली। वो छोटे शहर में रह गए, मैं दिल्ली आ गया। मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय का माहौल मिला। उस माहौल में मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि विश्वविद्यालय अच्छा कैसे बनता है, विद्यार्थियों से बनता है। मुझे ऐसे विद्यार्थी मिले। फिर उस माहौल ने मुझे सिखाया कि UPSC देना चाहिए एग्जाम। तब तो मेरा पढ़ने में शौक नहीं था। मैंने UPSC के लिए पहली बार, क्योंकि ऑप्शन लेना पड़ता है, सोशियोलॉजी लिया। उस विषय को पढ़ के मुझे लगा कि पढ़ाई की दुनिया इतनी सुंदर है। संयोग से सोशियोलॉजी में नंबर नहीं आए, तुक्का ऐसा हुआ, तो मैंने विषय बदला, एंथ्रोपोलॉजी लिया कुछ महीने के लिए। फिर लगा कि हिंदी में नहीं संभल पाएगा, वो छोड़ के फिलोसफी लिया। फिलोसफी मैंने क्यों पढ़ा? मेरी मजबूरी थी, UPSC के लिए पढ़ना था। और फिलोसफी पढ़ के मुझे मजा आ गया, लिटरेचर पढ़ के मजा आया। बाद में जनरल स्टडीज में संविधान पढ़ा। फिर UPSC में मैं टीचर बना, सिलेबस चेंज हुआ, मैंने एथिक्स पढ़ा, साइकोलॉजी पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा। और ये सब क्यों पढ़ा? क्योंकि तुक्के से ऐसी स्थितियां बनती गई कि मुझे पढ़ना पड़ा। और ये सब पढ़ते पढ़ते मैंने पाया कि मुझे चीजें समझ में आने लग गई। और जब चीजें समझ में आने लग गई तो कोविड आ गया। कोविड आ गया तो मुझे YouTube पे आना पड़ा। YouTube पे आया तो लाखों करोड़ों लोग उसको देखने लगे, जो मुझे उम्मीद नहीं थी। देखने लग गए तो पहचानने लग गए। उन्होंने पहचाना तो अपने यहाँ बुला लिया। तो मेरा यहाँ होना भी तुक्का ही है। तो इस रूप में देखें तो हमारी जिंदगी में, हमारी अचीवमेंट्स में हमारी भूमिका अंततः 0% है। इस बात को जितना जल्दी समझ लें उतना अच्छा है, वरना हवा में उड़ने से कोई फायदा है नहीं। लेकिन इससे निराश नहीं होना है। कबीरदास के स्तर पे जाके सोचना है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। वो ईश्वर से कह रहे हैं, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। सब ईश्वर का है, मेरा कुछ नहीं है। आधुनिक कवि की भाषा में आपको शायद अच्छा लगे कविता की बात सुनने में, अरुण कमल एक कवि हुए, कितनी गहरी बात कह गई। अपना क्या है इस जीवन में, सब तो लिया उधार। अपना क्या है इस जीवन में, सब तो लिया उधार। सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार। केवल धार मेरी है, लोहा सारा समाज का। सब कुछ समाज से मिलता है। और इसीलिए महात्मा गांधी हो, कार्ल मार्क्स हो, कॉडवेल हो, ये सब कहते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व पूरी तरह से समाज का एक बाई प्रोडक्ट है, उसमें उसकी कोई भागीदारी नहीं है। व्यक्तिवादी लोग नहीं मानते, जैसे रसेल नहीं मानते हैं, लेकिन एक बहुत फेमस डिबेट है, रसेल और कॉडवेल की डिबेट कहते हैं सोसाइटी पॉलिटिकल फिलोसफी में। कॉडवेल ने साबित किया रसेल को, बर्ट्रैंड रसेल को, कि रसेल, अगर तुम किसी कारपेंटर के बेटे होते तो हम मैथमेटिशियन रसेल को ना जानते, हम एक महान कारपेंटर रसेल को जानते हैं, क्योंकि तुम्हारा मैथमेटिशियन होना भी तुम्हारी परिस्थितियों से पैदा हुआ है, ना कि तुम्हारे व्यक्तित्व से हुआ है। और ये बात सही भी है, इसको कैसे खारिज कर सकते हैं। इसलिए निराश हो, विफल हो तो ज्यादा परेशान मत होइए, इसमें आपकी भूमिका बहुत कम। सफल हैं तो ज्यादा उछलिए मत, दूसरों को नीचा मत दिखाइए कम से कम, क्योंकि जिसको आप नीचा दिखा रहे हैं उसकी परिस्थिति आपसे खराब थी, इतनी सी बात है। शादी ब्याह में जब कोई वेटर मिले उससे गंदे से बात मत कीजिए, क्योंकि चांस की बात है कि आप यहाँ हैं वो वहां है। हो सकता था कि आप वहां होते, वो यहाँ होता, सिर्फ चांस की बात है। इसी को फिलोसफी में नियतिवाद कह देते हैं, डिटरमिनिज्म कहते हैं। मैं उससे समर्थन में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि घमंड से बचना चाहिए। कोई वजह नहीं है कि हम घमंड करें या कर सके। जी नमस्ते सर, मेरा नाम शिवांगी है। पर अपने सवाल पर सीधा जाने के पहले मेरी कुछ व्यक्तिगत भावनाएं हैं जो हम यहाँ पर व्यक्त करना चाहते हैं। पहली बात तो जोश टॉक्स के उस आइकॉनिक मंच पर आपको देखकर एक बॉलीवुड का गाना याद आ रहा है कि आप आ गए हैं, नूर आ गया है। क्या तो सर, मेरे जीवन का ये पहला इवेंट हम अटेंड कर रहे हैं और उस पे सोने पे सुहागा कि आपका इवेंट अटेंड कर रहे हैं, तो उसके लिए जोश टॉक्स का तहे दिल से शुक्रिया। तो सर, अभी कुछ दिनों पहले ना हमने YouTube पर आपकी एक वीडियो देखी, जिसके अगर हम गलत नहीं है तो बिल्कुल शुरुआत में आपने बात करी थी कि लाइफ में प्रैक्टिकलिटी और इमोशंस को
बैलेंस करके आप चलने की बात कर रहे थे। तो मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि इसके पीछे, इस कॉन्सेप्ट के पीछे आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है? मैं देखिए मध्यमार्गी आदमी हूं। बुद्ध ने जो रास्ता सुझाया, अरस्तु ने जो रास्ता सुझाया, मैं उस रास्ते पे चलने वाला आदमी हूं। मुझे लगता है कोई भी अति जो है वो ठीक नहीं है जीवन में। इमोशंस की अति हो या प्रैक्टिकल होने की अति हो, दोनों खराब है। जब हम बहुत इमोशनल होते हैं, इमोशनल स्टेट की सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत क्षण भंगुर होती है, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए होती है। तो मेरा बहुत इमोशनल है, इंटेंस इमोशंस आपके अंदर है और आपने उसमें कोई फैसला कर लिया है, तो तय मान के चलिए कि कुछ दिनों के बाद रिग्रेट आप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो फैसला एक खास मेंटल स्टेट में हुआ और वो मेंटल स्टेट कुछ मिनट के बाद रहेगी नहीं, और आपने उसी में कमिटमेंट कर दी किसी को, उसी में घोषणा कर दी कुछ, और बाद में आप जिंदगी भर उस चीज को ढोते रहे क्योंकि आपने घोषणा कर दी थी। इसलिए इमोशंस पर कंट्रोल इतना रहे कि इमोशंस आपके ऊपर चढ़कर हावी ना हो जाए, इमोशंस आपको मजबूर ना कर दें कि आपको कब कहां क्या बोलना है। मैं मजाक में एक बात कहता हूँ कि यदि कोई मुझे गुस्सा दिलाना चाहे तो मैं उससे बोलता हूँ कि तेरे चाहने से गुस्सा नहीं करूंगा, जब मेरा मन करेगा तब करूंगा। तुम चढ़ाओ मुझे, दिलाओ गुस्सा, करूंगा ही नहीं गुस्सा, मैं ले नहीं रहा तुम्हारे इनपुट को। जब मेरा मन करेगा गुस्सा तब करेंगे। इमोशंस में इतना कंट्रोल मेरा भी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर इतना कंट्रोल हो तो जिंदगी बड़ी शानदार हो जाती है। ये भी सही है कि बिना इमोशनल हुए आप खुश हो नहीं सकते। खुश होने का बेसिक मतलब क्या है? 4 हार्मोन्स का बहना। उन 4 हार्मोन्स को बहने को बोलते हैं खुश होना। खुश होना केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में 4 हार्मोन्स का बहना है, उसका और कोई मतलब नहीं होता, इतना ही मतलब होता है, और मजा उसी में आता है जब वो 4 हार्मोन्स बहते हैं। प्रैक्टिकल होने में क्या है कि कभी कभी आपका मन करता है प्रैक्टिकल हो जाओ। आप सब उस फेज से गुजरे होंगे। हर व्यक्ति को लगता है कि वो बहुत इमोशनल है और लोग उसका मिसयूज कर लेते हैं, और मजे की बात है कि आपके बारे में दूसरों को भी ऐसा लगता होगा कि ये मेरा यूज कर लेती है, ये मेरा यूज कर लेता है, और आपको दूसरों के बारे में लग रहा है, क्योंकि हम सब सब्जेक्टिव तरीके से सोचते हैं ना। सबसे बुरी फीलिंग दुनिया में है ऑब्जेक्टिफिकेशन, कि किसी ने मुझे वस्तु की तरह इस्तेमाल किया, ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया। इससे बुरी कोई फीलिंग नहीं मानी जाती है। इससे कोई आपसे प्यार मोहब्बत की बात करे, बाद में धोखा दे दे, तो आपको लगता है कि मुझे यूज किया गया, मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाया गया, ये फीलिंग बहुत बुरी फीलिंग मानी जाती है। बहुत प्रैक्टिकल होने पे कई बार मन करता है कि हम दूसरों को ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर लें। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो 6-6, 7-7 अफेयर्स एक ही समय में होते हैं। बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं वो। उनके इमोशंस भी उनके हिसाब से काम आते हैं। कहाँ कितना रो के दिखाना है, कहाँ किस अंदाज में बोलना है, कहाँ किसी से पैसे भी निकलवा लेने साथ में, हर